हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर चुके हैं महाकाली रिवर ट्रेडी के ऊपर। अब हम लोग बात करने वाले हैं मधेसी इशू। मधेसी इशू का क्या इशू चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। जो भी कंसेप्ट है, मधेसी क्या है, टोटल कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे और उसके साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इंडिया से रिलेटेड, या फिर कह सकते हैं मधेसी पीपल्स और वो इंडिया से किस तरह से रिलेट हो जाते हैं, वो सारी कहानी हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका आईक्यू कश्यप कॉम्पिटेटिव। पहला चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि मधेसी इशू जो है किस में है, नेपाल में है। अब हम लोग भी सीरीज शुरू किया है, इंडिया नेपाल सीरीज। तो पहला चीज़ हम लोग को समझ लेना चाहिए कि नेपाल का जियोग्राफी किस तरह का है। तो आपको पता है कि नेपाल कुछ इस तरह का काम करता है, इस तरह का इसका कुछ मैप है। और आपको पता है नेपाल जो है ये इंडिया और चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। इसका मतलब अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री, ठीक है, तो ये है चाइना और इंडिया के साथ में नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। इसका मतलब दो इसका कौन चीज़ है, कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ये किस तरह का कंट्री है तो आपको पता है ये लैंड लॉक कंट्री है। किस तरह का, लैंड लॉक। लैंड लॉक किस तरह के कंट्री को बोलते हैं, जिसके पास में ओशन का कोई ए नहीं होता है, ओशन से नहीं जुड़ा होता है, समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। मतलब चारों बगल, इस नेपाल के चारों बगल आप देखें तो कोई ना कोई कंट्री है और इसके बगल में कोई ओशन नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, तो इस तरह के देश को हम लोग बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो ये लैंडलॉक कंट्री है। अगर आपको पता हो तो लैंडलॉक कंट्री का होने का मेन इशू क्या क्रिएट हो जाता है, उस कंट्री के साथ में ट्रेड करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो ट्रेड किए जाते हैं किसी भी कंट्री के द्वारा बाय द ओशन किए जाते हैं और वो थोड़ा खर्चीला कम पड़ता है। इसको जो है, इसके पास ओशन तो है ही नहीं, पोर्ट है ही नहीं, तो ये इंडिया से हेल्प लेकर के अपना ट्रेड करता है। पहला चीज़ है तो समझ में आ रहा है। अब समझते हैं कि नेपाल के साथ में इंडिया तो बॉर्डर शेयर करता ही है, तो इंडिया का कितने स्टेट बॉर्डर नेपाल के साथ में शेयर करता है। ठीक है, अब समझिएगा, ये है नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ में फर्स्ट में यहाँ पे देखिएगा सिक्किम आपको दिखेगा। सिक्किम क्या है, अपना स्टेट है। तो कितने स्टेट है इंडिया का जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो फर्स्ट में देख लीजिएगा सिक्किम। सिक्किम के जस्ट नीचे में वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करती है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करती है। वेस्ट बंगाल के जस्ट बाद देखेंगे तो अपना बिहार है। फिर बिहार के जस्ट बगल में आपके पास यूपी है, उत्तर प्रदेश, और फिर जस्ट इसके बाद आप आ जाएंगे तो उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड। अब समझिएगा, ये जो बॉर्डर शेयर करती है ये 99 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है। किसके साथ, नेपाल के साथ। ये जो है 100 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल जो है 100 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, नेपाल के साथ। बिहार जो है ये 726 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, तो सिंपल नेपाल के साथ। यूपी जो है 551 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है और उत्तराखंड 275 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस बॉर्डर शेयर करती है वो कौन सा है, सिक्किम है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, और लार्जेस्ट जो बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, नेपाल के साथ, वो है अपना बिहार। ठीक है, ये है लार्जेस्ट। अगर इसको अरेंज कर दिया जाए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि सबसे बड़ा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में, तो सबसे पहले आपके पास, चलिए हम लोग असेंडिंग में अरेंज करते हैं। पहले आ जाता है कौन सा, सिक्किम। ये है छोटा, इससे जस्ट बाद में आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉर्डर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जस्ट बाद आपके पास आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड के जस्ट बाद आप देखेंगे यूपी और फिर बिहार, यूपी और फिर बिहार। ठीक है, तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं कि सिक्किम सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद यूपी और फिर बिहार है।
तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर कौन करता है, तो सिक्किम बोलना है। लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर कौन सा करता है, तो अपना बिहार बोलना है। कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो सिक्किम 99 किलोमीटर और अपना बिहार 726 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बात है। पहला चीज़, दो क्वेश्चन यहाँ से अराइज कर लिए रिलेटेड टू डिस्टेंस। आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट तो 99 किलोमीटर कौन है, तो सिक्किम है, और बिहार है 726 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, जो कि बिहार है। ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन अराइज ये हो सकता है कि नेपाल के साथ में इंडिया का कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे स्टेट है इंडिया का जो किसके साथ, नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। अच्छा, अब समझिएगा नेपाल के साथ में कंट्री कितने शेयर करते हैं बॉर्डर, कंट्री नेपाल के साथ में कंट्री जो है कितने बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपके पास होना चाहिए 2, चाइना और इंडिया। ये किस तरह का कंट्री है, तो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब मुझे समझ में आता है, बल्कि सब कहानी ये है। अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि नेपाल को जो है नॉर्मल सा डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू साउथ नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। हम लोग डिवाइड अगर पूरे नेपाल को कर दे तो हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिएगा, नेपाल को अगर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यह नेपाल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग डिवाइड अगर कर रहे होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से ऐसे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा माउंटेन है, इसलिए इसको बोलते हैं माउंटेन। हाँ, माउंटेन कौन सा रीजन, ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं माउंटेन रीजन, ठीक है। उसके नीचे में थोड़ा कम माउंटेन है, इसको हिली एरियाज बोलते हैं, मतलब हिली रीजन, हिल रीजन, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं तराई रीजन। क्या बोलते हैं, तराई, है ना, इसको बोलते हैं तराई रीजन, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग को इम्पोर्टेंट यही है। आपको आगे चल के एक जगह और मिलेगा अकॉर्डिंग टू रिवर जो डिवाइड किया गया, तो भी आप देखेंगे नेपाल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा जो कि कोसी रिवर डिवाइड करती है, उसके बाद इधर से देखोगे तो गंडक रिवर डिवाइड करती है, और फिर इधर से आगे चल के तो काली रिवर डिवाइड करती है। और ये सभी कहानी आप अगर देख लो तो ये पूरे नेपाल को मेजर रिवर है उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करती है। और ये जो भी रिवर है किसका ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा का ट्रिब्यूटरी है। ये सभी रिवर क्या करती है, गंगा में जा करके मिल जाती है, और गंगा में मिलती है और फ्लो करते हुए गंगा से होते हुए वेस्ट बंगाल में होते हुए चल जाती है वे ऑफ बंगाल में। तो इतना कहानी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि मधेसी कौन है, ठीक है। तो मधेसी जो दिख रहा है ना, ये इशू मतलब तो ठीक है, प्रॉब्लम है। मधेसी ये क्या है, एक पीपल को बोलते हैं, एक पीपल को नहीं, एक रीजन में रहने वाले को पीपल को बोलते हैं। किस रीजन में रहने वाले, जो तराई रीजन में लोग रहते हैं उस लोग को हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो मधेसी पीपल, ठीक है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू माउंटेन कह सकते हैं डिवाइड किया, या फिर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम लोग डिवाइड करें, कौन सा, नॉर्थ टू साउथ। तो 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो माउंटेन रीजन हो जाएगा, हिली रीजन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तराई रीजन। जो तराई रीजन है, ये तराई रीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लेन है। प्लेन मतलब समझ रहे हैं, प्लेन है। ये जो है एरिया जो है प्लेन है। हिली है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ऑफ द नेपाल है वो मिनिमम है। यहाँ पे इस रीजन में पॉपुलेशन कम है और फिर इस रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब माउंटेन रीजन में बहुत लोग रहते हैं और तराई रीजन में बहुत लोग रहते हैं, और इसके बीच में जो है यहाँ पे थोड़ा नंबर ऑफ पीपल्स कम है। अब समझिएगा, ये तराई रीजन में रहने वाले लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, मधेसी बोलते हैं। मधेसी बोलते हैं। साथ में अब देखिए, इस तराई रीजन को मधेसी रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मधेसी रीजन, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, मधेसी रीजन। इतना बात समझ में आता है। देखिएगा, ये नेपाल तो गजब बन गया। अब यहाँ से देखिएगा, ये है मधेसी रीजन। इस रीजन में जो लोग रहते हैं वो क्या है, मधेसी है।
और ये जो है बॉर्डर है किसका, इंडिया और नेपाल का, नेपाल कर दीजिए और कौन चीज, इंडिया का, ठीक है, बॉर्डर है। आपको ये भी पता है कि ये बॉर्डर किस तरह का है, तो ओपन बॉर्डर है, मतलब यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं किए गए हैं, आसानी से लोग जाते हैं, यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो ये ओपन है। अब ये जब ओपन है तो आपको पता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के बहुत सारे लोग नेपाल में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। कुछ पार्ट जो है, ये जो दिख रहा है इंडिया का कुछ पार्ट, ठीक है ना, और ये वाला तराई रीजन वाला नेपाल का पार्ट्स, ये पूरे जो लोग रहते हैं इस पूरे में हम लोग बोलते हैं कि मधेसी पीपल रहते हैं। क्या हो गया, मधेसी पीपल, मधेसी लोग रहते हैं, ठीक। अब क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, क्या प्रॉब्लम है उसको जानने से पहले हम लोग नेपाल का कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। मधेसी पीपल का इशू जो है अभी 2015 में आया है, ठीक है, जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे नेपाल में लागू किया गया है 2015 में तब। लेकिन उसके पहले के कुछ हिस्ट्री हम लोग समझ लेते हैं कि नेपाल के साथ में किस तरह का, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, इतना समझ लें कि ताकि आज का जो कंटेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, जो भी है हम लोग को समझ में आ जाए। पहला चीज़ 768, ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे। 1768 ईस्वी में 68 है ना, 1768 में पहली बार किंगडम ऑफ नेपाल बना था, किंगडम ऑफ नेपाल बना था, ठीक है। यहाँ पे जो किंगडम एस्टैब्लिश्ड किया गया था वो 1768 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, ये कौन किया था, तो गोरखा किंग, याद रखिएगा इसको, गोरखा किंग। अभी गोरखा किंग कौन थे उसमें, अब देखिएगा, ये थे पृथ्वी नारायण शाह। कौन थे बुआ, पृथ्वी नारायण शाह। तो एक तो आपको यहां से क्वेश्चन समझ में आ गया कि 1768 ईस्वी में किंगडम ऑफ नेपाल बना। कौन बनाया, गोरखा किंग, नाम क्या था, पृथ्वी नारायण शाह, ठीक है, इतना में आपका। अब समझिएगा इनके जो इसके सन थे, इसके कह सकते हैं वंशज थे, वो सारी चीज़ इसको आगे चल के फॉलो क्या इस चीज़ को, किंगडम को आगे बढ़ाते हुए आए। इसके बाद आता है अपना एक्सक्यूज में, इसके बाद जो आता है सीजन 1816 से लेकर के शायद 1826, एक मिनट, 1814 से 16 तक, ठीक है, दूसरा सेशन है 1814 से 16 तक। इसके बीच में आपको पता है कि ये अपने इंडिया में जो था 1814 ईस्वी में अपने इंडिया के अंदर में ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रहा था। 1814 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का लगभग राज चल रहा था और नेपाल का एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आज का उत्तराखंड वगैरह ये सब चीज़ जो दिख रहा है वो पहले जो है नेपाल का पार्ट हुआ करता था। 1814 से लेकर 16 तक के बीच में नेपाल के साथ में इंडो नेपालीज वार हुआ है ना, इंडो नेपालीज वार, ठीक है। किसके किसके कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड किंग ऑफ नेपाल, ठीक है। 1814 से लेकर के 1816 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, किसके साथ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में और नेपाल के जो किंग थे उसके बीच में। इस पीरियड में जो ये दोनों के बीच में वार हुआ, उस वार का नाम इंडो नेपाल्स वार भी बोलते हैं, ठीक है, या एंग्लो नेपाल वार भी बोलते हैं। ये कंप्लीट हुआ, इसमें बहुत सारे एरियाज को जो है, बहुत सारे एरियाज को नेपाल हार गया या फिर छोड़ना पड़ा उसको, और यहाँ ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ, ठीक है। आपको पता है
1816 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था। तो 1816 ईस्वी में ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था। और ट्रीटी ऑफ सुगौली में बहुत सारे उत्तराखंड जो अभी का जो पार्ट है वो 1816 ईस्वी में जो एरिया है अपना जो अभी दिखता है नेपाल का उतना बन चुका था, उसके पहले बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे एक ट्रीटी सुगौली है। तो यहाँ पे एक दूसरा पीरियड चला जब एक कब यहाँ भी अभी क्या थे, किंग थे, अभी तक डेमोक्रेसी नेपाल में नहीं आया। इसके बाद जो रीजन आता है, इसके बाद जो आप देखेंगे दूसरा समय आता है। पहला चीज़ आपको याद रहेगा 1768 इसमें किंगडम बना। 1814 उसके बाद वो किंगडम एक्सपेंड करता गया। 1814 से 16 के बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे राज कर रहा था, तो इसका इन्फ्लुएंस भी नेपाल में बढ़ चुका था। तो इंडो नेपाल वार हुआ था। इंडो नेपाल वार में किसके, ब्रिटिश और किंगडम ऑफ नेपाल हुआ था, और वहाँ पे सुगौली ट्रीटी हुआ और बहुत सारे लैंड्स को छोड़ने पड़े, किसको, तो नेपाल को। इसके बाद मेन सन आता है जो इसके नेपाल के बीच में एज क्या करता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, वो है 1990 से लेकर के 1900, ऐसे बोल सकते हैं 1990 में। इसमें तो एक पॉइंट्स जो आपको याद करने होंगे, 1990 ईस्वी में ही पहली बार पार्लियामेंट इलेक्शन एस्टैब्लिश किए गए थे। पार्लियामेंट इलेक्शन हेल्ड किए गए थे कौन चीज़ में, नेपाल के अंदर में। पहला बात, यहाँ तक किंगडम था, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ करती थी। 1990 ईस्वी में जो है यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड कराया गया था। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट आना शुरू हो गया था। जब पार्लियामेंट आना शुरू हो गया था, इसका मतलब है कि यहाँ से निकास शुरू हो चुका था अपना किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। उसके पहले जो राजा कह देता था वही सब चीज़ था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस समय के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा हुआ करते थे वीरेंद्र शाह। इन्हीं के टाइम में पहली बार पार्लियामेंट का एक क्या किया गया था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड कराया गया था वीरेंद्र शाह। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना, 1990 इसमें पहली बार पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस किया, पार्लियामेंट्री इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे, नेपाल के अंदर में। अब देखिएगा 1900 से लेकर के 1900, अब देखेंगे 1900 से लेकर के 1956, 1996 से लेकर के 2001 तक एक पार्ट्स आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 1996 से लेकर के 2001 तक एक पार्ट्स आप बना सकते हैं। इस पार्ट्स में आप क्या हुआ, इसमें मेजर इवेंट हो गए। इसी के अंदर में आप देखेंगे सिविल वार हुआ था। कौन सा सिविल वार, तो नेपाली सिविल वार इसी के अंदर में हुआ था। और इस सभी पे एक सेपरेट टॉपिक बन सकता है पार्लियामेंट पे। वीरेंद्र का आप देखेंगे यहाँ पे वीरेंद्र शाह जो थे, इन पर एक स्पेशल टॉपिक बन सकता है। तो इस पे सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ से ये पहली बार किंगडम आया, इसके बीच में नेपाल के साथ ब्रिटिश के साथ में कंप्लीट हुआ, 1900 में पार्लियामेंट आया, और इसके बीच में सिविल वार हुआ। सिविल वार आप जानते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं होता है। ये सिविल वार किस लिए था, ठीक है। ये सिविल वार जो था किस लिए था, आपको एक कहानी याद रखना है कि सिविल वार का मेन रीजन नेपाल में डेमोक्रेसी क्रिएट करना था। नेपाल में क्या करना था, डेमोक्रेसी क्रिएट करना था। और नेपाल में डेमोक्रेसी क्रिएट करने के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप समझिएगा। ये जो नेपाली सिविल वार हुआ, तो नेपाली सिविल से भी समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोग रहे होंगे। किसके किसके बीच ये सिविल वार हुआ था, तो पहला चीज़ सिंपल सी बात था, उस समय जो गवर्नमेंट हुआ करता था, गवर्नमेंट कौन था, किंग था। तो किंग और साथ में यहाँ पे एक माओइस्ट पार्टी हुआ करता था, माओइस्ट पार्टी या मिलिटेंट हुआ करते थे, ठीक ना, माओइस्ट मिलिटेंट, ठीक है। माओइस्ट मिलिटेंट जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए मांग कर रहे थे। अभी तक यहाँ तक क्या था, किंग हुआ करता था। ये जो पार्टी था, एक मिलिटेंट एक ग्रुप हुआ करता था, ग्रुप ये कह सकते हैं गांव के लोग ही ग्रुप बनाते हैं। मिलिटेंट मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो माओइस्ट मिलिटेंट था जो कि ये डेमोक्रेसी का मांग करता था, एक किससे, डेमोक्रेसी का मांग करता था।
ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो इतना में शुरू हो चुका था। अब 96 से 2000 के बीच में सिविल वार होता है और यहाँ पे माओइस्ट पार्टी और इसके सारे वहाँ के सिविल लोग जुड़ जाते हैं इससे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी की मांग हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा 2001 में, याद रखिएगा 2001 में एक नया सा राजा बनता है, वो ज्ञानेंद्र नाम का एक राजा बनता है जो कि इनके वीरेंद्र शाह का बेटा था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। समझिएगा 2001 में ज्ञानेंद्र जो था, पहली बार कौन बना था, ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र शाह। पहला चीज 1996 से लेकर के 2001 तक सिविल वार चला, और ये सिर्फ 2001 तक सिविल वार नहीं चला, 2000 समझिए कि एक्सपेंड करके धीरे धीरे से एक्सपेंड करके 2008 तक चला। आप समझिएगा यहाँ पे 2001 में ज्ञानेंद्र शाह जो है यहाँ का राजा बनते हैं, और ये क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट इलेक्शन हेल्ड कराया जाता था इसको ये अबॉलिश कर देते हैं। आपको पता है कि ज्ञानेंद्र ये चाहते थे कि पूरा किंग का राज हो, क्या मोनोपोली हो किसका, सिर्फ किंग का, जो करे वो किंग करे। इसके लिए ये पार्लियामेंट को पूरा का पूरा अबॉलिश कर दिया। जब ऐसा होगा तो सिविल वार फिर से क्या होगा, एक्सटेंड करना शुरू करेगा। ठीक है, फिर से सिविल लोग खड़ा होंगे, क्योंकि ये चाहते थे कि सिविल लोग, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए। डेमोक्रेसी का मतलब आप समझ पा रहे हो कि इंडिया में पहले से अब इतना ईस्वी में आप देखोगे तो इंडिया में ऑलरेडी डेमोक्रेसी था, और जो इंडिया के साथ में जो भी बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर बॉर्डर शेयर करते हैं, ये नेपाल से, जो इंडिया और नेपाल एकदम नज़दीक में सटे हुए लोग जो रहते हैं वो पॉलिटिक्स से जागरूक हो चुके थे। ठीक है, तो वो समझ में आता था कि इंडिया में किस तरह से अपना पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिक्स चला रहे हैं, या फिर आम जनता किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर में, कोई भी आवाज़ कैसे उठाते हैं। नेपाल में तो किंग हुआ करता था तो नहीं उठा सकते थे। यहाँ पे डेमोक्रेसी को देख करके लोग धीरे धीरे से जागरूक हो रहे थे। आप देखेंगे तराई रीजन में जो भी लोग होते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिक्स जानते थे, और उधर जो आप हिल्स एरिया है या फिर कह सकते हैं माउंटेन रीजन है, उस एरिया में पॉलिटिक्स जानते थे, लेकिन उस तरह से नहीं जानते थे, उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं थे जिस तरह से तराई रीजन के लोग हुआ करते थे। ठीक है, इतना। तो 2001 में ज्ञानेंद्र राजा बना, और ये राजा बना था, पार्लियामेंट को पहली बार क्या कर दिया गया, पार्लियामेंट को अबॉलिश करने का प्रयास किया गया। फिर से सिविल वार शुरू हो गया। तो सिविल वार फिर से शुरू हुआ तो यहाँ पे फिर से क्या किया गया, पार्लियामेंट फिर से एस्टैब्लिश कर दिया गया। मतलब इसमें इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसको हटाने से इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसी तरह ये क्या हुआ, फिर से ये फंक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आता है 2005। ज्ञानेंद्र जो है 2001 से लेकर के 2006 तक यहाँ का राजा रहते हैं, शायद इसके में 2008 तक, शायद 2003, ठीक है 2006 तक ही क्या करते हैं, यहाँ का राजा रहते हैं। अब याद रखिएगा इस पीरियड में भी क्या होता है, सिविल वार चल रहा होता है। कौन सा, नेपाली सिविल वार चल रहा होता है। मतलब सिविल वार ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस था, है ना, एक दिन में या 1 साल 5 साल में नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये 91 में शुरू हुआ और वो लड़ते 96 में शुरू हुआ और लड़ते लड़ते 2008 तक आया, और 2008 में फाइनली मोनार्की समाप्त हुआ था नेपाल से। अब समझिएगा ये राजा 2001 में बने और यहाँ पे फिर से चाहे कि पूरा किंग का राज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। 2005 में एक नया सा इवेंट होता है। ठीक है, 2005 में कौन सा इवेंट होता है, तो ये इवेंट होता है ये वाला, कहानी याद रखिएगा। 2000 ज्ञानेंद्र साहब 2005 में पूरा यहाँ चलते हैं। ज्ञानेंद्र साहब 2005 में ही क्या करते हैं, फिर से पार्लियामेंट को क्या करते हैं, अबलिश करने का प्रयास करते हैं। अबलिश किसको, पार्लियामेंट को। और ये इनका साथ असफल रहता है और 2006 तक फिर से पार्लियामेंट आ जाती है। ठीक है, 2006 तक फिर से पार्लियामेंट आ जाती है।
2006 तक पार्लियामेंट आती है तो आप कहानी समझ में आएगा, इनका पीरियड भी वहाँ से समाप्त हो जाता है, यहाँ से ये राजा बनना बंद हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 2007 आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2007 में फर्स्ट टाइम इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंट्रोड्यूस किया गया नेपाल में तो याद रखिएगा वो किस तरह से, 2007 में, और इसमें एक लिखित, एक इसका रिटन टाइप का इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। पहले से भी तो वो अपना स्पेशल रूल हुआ करता था, वो पूरे कंट्री के ऊपर नहीं अप्लाई किया गया था, ठीक है। यहाँ पे पहली बार पूरे कंट्री के लिए अप्लाई किया गया 2007 में। इसका मतलब आप याद रखेंगे नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं 2 बार लिखे गए हैं, 2 बार ऐसे कर लिखे नहीं गए, आप बोल सकते हैं कि 2 बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 2 बार उसको चेंजिंग लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो 2007 में और एक जो अभी जो इशू चल रहा था 2015 में। तो आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने बार इंट्रोड्यूस किया गया किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। तो आपको याद रखना होगा कितना, 2 बार, 2007 में और 2015 में। आप समझिएगा, यहाँ तक तो ठीक है। 2005 में ये अबोलिश हो गया, 2006 तक फिर से पार्लियामेंट आया, 2007 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्लाई करके क्या गया, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया इस तरह से कि यहाँ का जो किंग है उसका पावर जो है लिमिट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पावर को लिमिट कर दिया गया। पावर को लिमिट कर दिया किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर किसका, किंग का समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 2008 आया। 2008 में ऐसे भी किंग का पावर क्या कर दिया गया था, कम किया गया था 2007 में। 2008 में किंग का जो पोजीशन है उसको पूरा किंग पावर को अबोलिश कर दिया गया। मतलब यहाँ से कह दिया गया कि यहाँ पे राज जो होगा किंग का नहीं होगा, और यहाँ से आ गया डेमोक्रेसी। तो आप याद रखेंगे नेपाल में जो डेमोक्रेसी आया था 2008 में, ये स्ट्रगल कब से था, 1996 से लेकर के आप 1908 तक का कह सकते, सॉरी 2008 तक का ये स्ट्रगल था, सिविल वार था। और 2008 में फाइनली डेमोक्रेसी नेपाल में आ चुका था। कब आया, 2008। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, तो 2007 में आया, ठीक है। इस समय भी राजा हुआ करते थे, लेकिन वो उसका पावर क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था, जिसके कारण से हटाने में आसान हुआ। 2008 में आसानी से अबॉलिश कर दिया गया। ये तो कहानी हो गई। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद अब मेन इशू शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद मेन इशू शुरू होता है। आप समझिएगा, जो नेपाल बना वो किस तरह का बना, किस तरह का डेमोक्रेसी बना, तो ये अपने आप को बनाया फेडरल डेमोक्रेसी रिपब्लिक ऑफ नेपाल। ये अपने आप को ऐसा बना दिया। और आपको पता है कि 2008 के पहले, या फिर कह सकते हैं 2015 तक नेपाल जो था हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया और हिंदू को हटा करके यहाँ पे कर दिया गया कौन चीज़, सेकुलर, कि नेपाल जो होगा क्या होगा, सेकुलर होगा, ठीक है। तो इतना याद रख सकते हैं। सर नेपाल क्या हो गया, फेडरल डेमोक्रेसी रिपब्लिक ऑफ नेपाल बना। यहाँ पे समझिएगा ये क्या है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब हम लोग जानते हैं कि रूल ऑफ पीपल, और यहाँ रिपब्लिक का मतलब हम लोग जानते हैं, रिपब्लिक मतलब बाय द लॉ, है ना, बाय द लॉ। तो आपको पता है कि 2007 में ही लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब ये जो 2007 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था, अनसक्सेसफुल रहा, इसलिए 2015 में फिर से नया सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंट्रोड्यूस किया गया,
इतना समझ में। आप समझने की बात ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर में हम लोग को पता है कि रूल ऑफ द पीपल होता है, और रूल ऑफ द पीपल के अंदर में प्रॉब्लम ये है कि जो मेजोरिटी में होते हैं उनका राज होता है। आजकल जो कास्टिज्म सबसे ज़्यादा चलते हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चलते हैं, हर जगह हर देश के अंदर में है। तो कोई भी अट्रैक्ट होता है अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, अपने रिलीजियस पर्सन से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो सिंपल कहानी मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी के अंदर में सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि ये रूल ऑफ द पीपल होता है, और जिसका मेजोरिटी होता है वही रूल कर सकता है। अच्छा, इसको बाउंड करने के लिए कौन आता है? तो रिपब्लिक आता है। रिपब्लिक उसको क्या करता है? बाउंड बनाता है कि भाई इतना लिमिट है आपका कि ऐसा कर सकते हो। अगर सिर्फ डेमोक्रेसी हो विदाउट रिपब्लिक तो फिर डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है? भाई है। डेमोक्रेसी भी साथ में रिपब्लिक भी होनी चाहिए। समस्या क्या क्रिएट होता है आप समझिएगा। ये नेपाल है, नेपाल के साथ में आपको पता है कि एक्चुअल नेपाली, एक्सक्यूज में, एक्चुअल नेपाली जो लोग हैं वो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है माउंटेन रीजन है, और यहाँ पे तराई रीजन। तराई रीजन में इन्फ्लुएंस जो है इंडिया का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तराई रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ये वाले लोग जो हैं, ये जो तराई रीजन में लोग रहते हैं, ये भोजपुरी बोलते हैं। जब क्लासेस होती है, स्कूलिंग नेपाल में होती है, तो वो नेपाली भाषा में होता है, कोई शक नहीं। लेकिन नॉर्मल जो लैंग्वेज जो बोलते हैं, आपस में जो बात करते हैं, वो भोजपुरी में बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मगही में बोलते हैं, या फिर ये आप लोकल लैंग्वेज हिंदी में तो बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं इसका रिलेशन इंडिया के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोजली है। मतलब यहाँ के लोग शादी जो है इंडिया में करते हैं, और इंडिया के लोग नेपाल में शादी करते हैं। इसलिए रोटी बेटी का रिश्ता है। ये तराई रीजन वाले ज़्यादातर लोग को, मैंने ऐसा नहीं कि पूरे में, ये जो तराई रीजन में जो लोग रहते हैं वही शादी करते हैं और आपस में इंडिया से रिलेशन बना के रखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि ये यहाँ के लोग जब इंडिया से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है। इंडिया से ज़्यादा अट्रैक्शन का मतलब है कि उसको दो नज़रिए से देखा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे कंट्री से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ गवर्नमेंट है ऑफ नेपाल की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में रिलेशन ये होगा कि अगर ज़्यादा लोग इंडिया के साथ में इंटरेक्ट होंगे तो इनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, कि यहाँ के लोग इसके साथ में, या फिर हो सकता है कि एक अलग अलग तरीक़े से सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मेजोरिटी में अगर इंडियंस हो जाए तो ये पार्ट क्या कर सकते हैं, इंडिया में मिला ले, तराई रीजन पूरा इंडिया में आ जाए। तो इस तरह के हो सकता है कि नेपाल गवर्नमेंट का क्या हो सकता है, डर हो सकता है। इसलिए ये नेपाल गवर्नमेंट क्या करती है, इसके साथ में डिस्क्रिमिनेट करती है। ये कहना है कि इसका मधेसी लोग को कि ये डिस्क्रिमिनेट करती है, इसके दोनों के साथ में भेदभाव करती है। अब आपको पता है कि यहाँ का जो लोग है एक्चुअल नेपाली लोग कहता है कि ये एक्चुअल नेपाली, इधर में ये भटकने वाले नहीं है, किसी दूसरे के देश के फेवर में नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ के जो तराई रीजन में लोग हैं, ये ज़्यादातर लोग इंडिया से क्या अट्रैक्ट है, और इंडिया का हर कल्चर जानते हैं, और यहाँ का कल्चर भी इंडियन टाइप का पूरा मिलता है। इसलिए इन लोगों का डर लगता है कि भाई ये कहीं इससे इन्फ्लुएंस है, तो ये जो रीजन है ये इसमें ये ज़्यादातर क्या है, इंडियन है, और यहाँ पे इंडियन है तो ये रीजन क्या है, खतरा में है। ऐसा ये लोग सोचते हैं। इसलिए क्या किया, ये जो इंडिया गवर्नमेंट है, सॉरी नेपाल का गवर्नमेंट है, इस पूरे रीजन को, ये पूरे रीजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये आप देखिए, पहला चीज़ तो डिस्क्रिमिनेशन करता था कास्ट वाइज। यहाँ पे जो रहते हैं मधेसी लोग रहते हैं और थारू लोग रहते हैं। जो तराई रीजन है, यहाँ पे दो तरह के आप कह सकते हैं, तो मधेसी लोग और थारू लोग रहते हैं यहाँ पे, थारू लोग। और यहाँ पे जो हिली एरिया में तो कम जनसंख्या, यहाँ पे जो माउंटेन एरिया है उसमें जो लोग रहते हैं
उससे ये क्या करते हैं, इसको एक्चुअल नेपालीज माना जाता है और इस इधर वाले को थोड़ा शक के नज़र से देखा जाता है। इनको कुछ लोग को कहा जाता है कि ये इंडिया के फेवर में है और अपने नेपाल का कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम कर सकते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं इस नज़र से। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, सेपरेट करके देखा जाता है कि ये तो क्या है, इंडियन टाइप का है, इंडियन के फेवर में है, इस तरह से देखा जाता था। ये कहना है किसका, मधेसी लोग का। अब मेन इशू आता है, ये तो हो गया पहले से ये डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा है। अब आता है मेन 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में। इसमें बहुत सारे मेजर चेंजिंग किए जाते हैं। पहला चीज़, इस नेपाल को सेकुलर बनाया गया, आप समझ पा रहे हैं। एनिमल्स, जो नेशनल एनिमल है उसको रखा गया, काऊ को कहा गया कि ये काऊ नेशनल एनिमल है। उसके बाद में जो होमोसेक्सुअल लोग हैं या फिर कह सकते हैं बाइसेक्सुअल लोग हैं, उसको प्रोटेक्शन का बात किया। कुछ अच्छे, बहुत सारी अच्छी बात इसमें जोड़ी गई, ठीक है। मेजर जो चेंज इसमें रखा गया, जो प्रॉब्लम का हिस्सा बना, वो था डिवीजन ऑफ नेपाल इनटू प्रोविंस। प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंसेस। ये तो चेंजिंग तो बहुत सारे हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदू से सेकुलर बन गया, एनिमल्स चेंज किए गए। यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन, जो बाई होमोसेक्सुअल है उसका प्रोटेक्शन, बहुत सारे ऐसे उसमें लॉ लाए गए। जो मेन इशू का प्रॉब्लम रहा वो था डिवीजन। किसका, तो डिवीजन किसका, तो प्रोविंस का। पूरे नेपाल को जो है, अब आप जान रहे हैं कि इंडिया में जो सीट का बंटवारा होता है वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होता है। और यहाँ पे पूरे नेपाल को कब हुआ, 2015 में। याद करिएगा, ये नेपाल को, ये जो मधेसी रीजन है ये वाला, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 1 2 3 4 5 पार्ट में, ठीक है। पूरा एक्चुअली इसमें 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें 5 बार डिवाइड किया इसको और 2 पार्ट में। तो 5 पार्ट जो डिवाइड किया गया पूरे तराई रीजन को, इसमें नहीं, ये जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं डिवाइड किया गया, ठीक है। ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया गया। जबकि यहाँ के लोग जानते थे, तराई रीजन के लोग जानते हैं कि कहीं भी सीट का बंटवारा होता है, ये जो है 5 पार्ट में बांटा हुआ है, तो उसका सीट का जो बंटवारा होता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होता है। जबकि यहाँ का गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया है। आपको याद है जब बंगाल डिवाइड हुआ था, अपना बंगाल को 2 पार्ट्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड किया था, हिंदू मुस्लिम के बेस को, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का, एक दूसरे में क्या करते, बंटवारा करने के लिए इसको डिवाइड किया गया था। तो यहाँ के जो मधेसी लोग थे इसको उसी नज़र से देखते थे। उनको लगता था कि आपस में फूट डालने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे 2015 में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। 2015 में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो मेन 2 इशू यहाँ पे क्रिएट होते हैं मधेसी के साथ में, ठीक है, मधेसी लोग के साथ में। एक तो पहले से हिली और क्या माउंटेन में कास्टवादी नज़र से गवर्नमेंट देखती थी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर हिली एरियाज़ के लोग थे। ज़्यादातर पार्टिसिपेशन जो होता है गवर्नमेंट में वो हिली एरियाज़ का, माउंटेन एरियाज़ का होता था, एरिया का होता था। लेकिन तराई का बहुत कम इन्फ्लुएंस था किसके अंदर, यहाँ के जो पोजीशन है या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में भी बहुत कम लोग का ही यहाँ पे योगदान हुआ करता था। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आप 5वां नंबर याद रखेंगे। जो पहला तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे याद हो गया कि कास्ट वाइज है ना, इनको तराई नीचे वाला नज़र से देखा जाता था। दूसरा तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ द प्रोविंस नेपाल, डिवीज़न आप समझ रहे हैं 7 पार्ट में, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया किसको, तराई रीजन को। और उसमें विदाउट पॉपुलेशन के, मतलब कोई पॉपुलेशन का यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। और तीसरा जो है इसमें मेजर चेंज किया गया कि जो नेपाल के लोग हैं, अगर औरत हैं, वो अगर फॉरेनर से शादी करेंगे तो उसके जो बेटे होंगे, उसके चाइल्ड होंगे, वो नेपाल का जो ज़मीन होगा उसका हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5वां नंबर जो है चाइल्ड से रिलेटेड आप कह सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड कह सकते हैं। किससे, मैरिज से रिलेटेड।
याद रखेंगे, मैरिज से रिलेटेड बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर नेपाल की औरतें अगर क्या करें, शादी करें इंडियन से या फिर फॉरेनर कोई भी कंट्री से, तो उसका जो बेटा होगा उसके संपत्ति में उसका हकदार नहीं होगा। तो ये भी इसका रीजन होगा। तो तीसरा नंबर ए आ गया। अब समझिएगा, ये तीनों को लेकर के प्रोटेक्शन शुरू हो गया, ठीक है। और ये सभी चीज़ अब कास्ट वाइज को नीचे नज़र से मधेसी को देखा जाता था। डिवीजन भी विदाउट पॉपुलेशन किया गया, जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा था, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा था, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवाइड करना चाहिए था। सीट का बंटवारा बिना ऐसा ही कर दिया गया। और तीसरा नंबर मैरिज से रिलेटेड, ये तो सबसे ज़्यादा खराब था कि अगर क्योंकि ज़्यादातर लोग तराई के लोग जो थे, यहाँ पे तराई के लोग थे, वो इंडिया में ब्याहे हुए थे, तो फिर उनका किस तरह का होगा। तो यहाँ से सोचे डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा था कि हाँ एक किस तरह से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ मधेसी के साथ में, ये 5 महीना तक चला और इसमें मेजर इवेंट शुरू कर दिए गए। आपको पता है कि नेपाल का जो ट्रेड चलता था या चलता है, वो किसका, इंडिया से होते हुए नेपाल में चलता है। मतलब अगर कोई भी ट्रेड करना है नेपाल को, तो इंडिया का पोर्ट शेयर करना पड़ेगा। अब समझिएगा, ये नेपाल है, जो भी ट्रेड होती है यहाँ से हो करके जाती है किससे, इंडिया है, तो इंडिया से हो करके यहाँ पे जाती है। अब यहाँ पे तराई रीजन है, ये पूरा एरिया किसके अंडर में है, तराई लोग के साथ में। जब प्रोटेस्ट हुआ तो ये पूरे रोड को ही इन्होंने ब्लॉक कर दिया गया। इन्होंने पूरे लोग क्या किए, यहाँ मिल करके इस रोड को ही ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया तो यहाँ से गुड्स जो हैं, यहाँ से क्या नेपाल नहीं जा सकते, नेपाल से बाहर नहीं आ सकते। तो जो हिल्स रीजन और या माउंटेन रीजन में जो लोग थे, उनको क्या फूड का स्कार्सिटी शुरू हो गया। मतलब यहाँ खाना पीना हर चीज़ का क्या होगा, महंगाई शुरू हो गया। और 5 मंथ्स आप समझ सकते हैं कि 5 मंथ अगर कोई भी रोड ब्लॉक रहे तो क्या क्या इशूज़ क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। नेपाल का जो गवर्नमेंट है वो कहती थी कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब इंडिया जो है मधेसी लोगों को साथ में लेकर के ये रोड को बंद किया है। लेकिन मधेसी लोग कहते हैं कि इसमें इंडिया का कोई बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का जो कहना था कि ये पार्टीशन है, ये चाहता है इंडिया के ये रोड बंद हो, जबकि इंडिया का इसमें कोई मतलब नहीं था। इसलिए इसको 2 नज़रिए से देखता था और भी ज़्यादा। और इंडिया से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि भाई इसका साथ दे रहा है, इंडिया ही इस रोड को ब्लॉक करा है। आप समझिएगा, जब यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाएगा तो नेपाल के साथ में अगर गवर्नमेंट है तो नेपाल का दूसरा ऑप्शन क्या है, तो वो इधर में चाइना है, तो चाइना के साथ में क्या करेगी, रुख करेगी। और चाइना के साथ में रुख करेगी तो ये यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो चली जाएगी कहाँ पे, चाइना के साथ। और ये चाहती है, अब एक ऐसा हुआ भी, ये क्या किया, जब ये रोड ब्लॉकेज हो गया तो ये चाइना के पास गया और चाइना के साथ 10 पॉइंट्स पे क्या किया, एग्रीमेंट किया। जिसमें एक मेजर एग्रीमेंट जो था वो कहा था कि यहाँ से एक रेलवे लाइन बिछा देंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सामान को भेज सकते हैं, ले आ सकते हैं। ये चाइना का भी पॉलिसी आप जानते हैं कि एक्वायर करने का एक पॉलिसी है। पहले पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद अपना क्या करता है, ये करता है, उसको अपने अंडर में मिला लेता है। आप समझिएगा, यहाँ से रीज़न ये हुआ कि ये तो कहा कि ठीक है, तुम कोई भी प्रॉब्लम है, चाइना कहा कि कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन आप समझ सकते हो कि ये जो रीजन है पूरा हिली एरिया है, मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा यहाँ पे पहाड़ है, तो यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है कि रेलवे बिछाया जा सके, ठीक है। लेकिन चाइना साथ दिया, कहा कि ठीक है करेंगे। उसके बाद ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चला और 5 महीना प्रोटेस्ट के बाद ये इतना आसान तो नहीं था कि बन जाए। धीरे धीरे से हर एग्रीमेंट पे बात हुआ और नेपाल के अंदर में 7 मेजर अर्थक्वेक्स आ गए। उसके बाद में एक फिर से क्या हुआ, समाप्त हुआ। उसके बाद कुछ एग्रीमेंट हो गए और यहाँ पे अभी इशू चलते ही हैं, अभी तक समाप्त हुए नहीं हैं। और धीरे धीरे से जो न्यू गवर्नमेंट्स आ रहे हैं उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। एट ए टाइम आप देखेंगे कि यहाँ के लोग जो हैं अब कुछ बातों में क्या होते हैं, एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, मतलब इस यहाँ से और यहाँ के साथ में। तो ये मेन इशू है। आप 5 मेन इशू आप याद रख सकते, 3 मेन इशू आप याद रखोगे कि मधेसी के साथ में क्या क्या इशू है। तो ऐसा एक कंसेप्ट है, आप ऐसा याद रख सकते हो। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट है और ये रीज़न
यही रीजन में प्रॉब्लम होता है और यही रीजन के थारू या फिर मधेसी के लोग रहते हैं। तो एक कहानी आपको याद रखना है। तो ये था मेन इशू ऑफ द मधेसी। तो मधेसी के साथ में जो मेन किस किस बेसिस पे इशू हुआ था 2015 में 5 महीने के लिए जो प्रोटेस्ट चले थे, वो क्या रीज़न था, तो आप ओवरव्यू समझ गए। और ये प्रोटेक्शन आप समझ सकते हैं, प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेस्ट अभी चलेंगे और कुछ हद तक ये सुधर चुका है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से इन्फ्लुएंस है। चाइना यहाँ पे क्या किया, बोला कि रेलवे देंगे, कुछ नहीं हुआ। इंडिया को क्या करना चाहिए, हमेशा इंडिया जो है फेवर करता है किसका, नेपाल का। नेपाल के कुछ जो गवर्नमेंट है या कह सकते हैं जो चाइना से क्या प्रो चाइना होता है, वो तो चाहेगा कि चाइना मेरा हेल्प करे, लेकिन उसका स्थिति जानता है कि चाइना पहले पैसा देता है फिर अपने अंदर ले लेता है। तो इसलिए इन सबको भी समझ में आता है कि हाँ इंडिया कैसा है और नेपाल कैसा है। तो इसलिए ये भी चाहेंगे कि इंडिया के साथ में अच्छा रिलेशन बना के रहे और चाइना के साथ तो रखना है तो रखें, ठीक है। और चाइना क्या चाहेगा कि अपने जो नेबरिंग कंट्री है उसमें कोई मजबूत देश क्रिएट ना हो, नहीं तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप देखेंगे चाइना के अराउंड और मेजर कोई कंट्री है तो 2 कंट्री है, एक तो जापान है और एक इधर में इंडिया है जो चाइना को जवाब दे सकता है। नेपाल, भूटान ये सब क्या है, ये सब तो बउआ है सब। तो ये सब कहानी है। तो आई होप इतना कहानी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।